गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज द मीन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या है बेटे? बायो का मतलब है जिसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी लिविंग बींग्स। बायो डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप, यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या मतलब है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कंजर्वेशन का मतलब है उनको बचाना, सेफ रखना। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम उन्हें कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, कंजर्व रख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर कितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, उनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दी थी? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज्ड बाय, डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा कि बायोडाइवर्सिटी टर्म है उसको किसने पॉपुलर किया था, पॉपुलराइज्ड बाय। आंसर क्या आएगा? एडवर्ड विल्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एडवर्ड विल्सन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिसने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था। तो आप लोगों ने ये जो साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए एडवर्ड विल्सन। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी किस किस टाइप की हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में आप क्या पढ़ेंगे यहां पे? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी है आप लोगों की। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और क्या पढ़ोगे? इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी है भाई? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी भी लिखा हो सकता है। जेनेटिक का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। जेनेटिक से क्या पता चल रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। तो भाई हम लोग क्या देखते हैं कि भाई अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और सबके जीन्स की स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या बोलते हैं? इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंट टाइप ऑफ जीन। जैसे देखो आप लोगों के
एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है जेनेटिक डाइवर्सिटी का, कि अब तक 50,000 क्या है स्ट्रेन ऑफ राइस डिस्कवर किए जा चुके हैं। राइस की कितनी वैरायटी मिल चुकी है? 50,000। यानी सबके क्या है, जीन की स्ट्रक्चर अलग अलग है। 50,000 हमारे पास क्या है, राइस की वैरायटीज हैं, तो हम क्या बोलेंगे 50,000 हमारे पास राइस के जीन है, अलग अलग वैरायटीज हैं तो अलग अलग जीन है, उसे क्या बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। 1000 वैरायटी किसकी है? मैंगो की। मैंगो की अब तक क्या है 1000 वैरायटीज हैं वो डिस्कवर की जा चुकी है। तो भाई 1000 टाइप के मैंगो हैं, इसका मतलब उन सब के जीन की स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये क्या हुई? जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जीन की जो स्ट्रक्चर है वो सबकी अलग अलग है। उसके बाद क्या आता है बेटा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखो स्पीसीज तो हमें पता है पूरी अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बहुत ही ज्यादा है अर्थ के ऊपर। इतने प्लांट्स और एनिमल्स हैं कि कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट देखिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ, क्या लिखोगे? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बहुत सारी हमें क्या देखने को मिलती हैं? स्पीसीज मिलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलेंगे। अब देखो आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको क्या है बार बार एक टर्म सुनने को मिलेगी, ट्रॉफिक रीजन। क्या टर्म सुनने को मिलती है? ट्रॉफिक रीजन। देखो बेटा ट्रॉफिक रीजन क्या होता है, आप क्या पढ़ते हो कि ट्रॉफिक रीजन के अंदर, ट्रॉफिक रीजन में क्या होता है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। क्या होती है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। कहां पे? ट्रॉफिक रीजन के अंदर। अब आप लोगों को यह समझना है कि ट्रॉफिक रीजन होता क्या है। भाई अगर मान लो हम अर्थ की बात करें तो ये अर्थ है, मान लो ये क्या है? अर्थ। अर्थ के बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। पता है सबको कि अर्थ के बीच में एक लाइन खींचते हैं और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर से आप क्या यहां पे लिखोगे? यहां पर आप एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और यहां पर भी हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ये जियोग्राफी वालों को ज्यादा अच्छे से पता होता है इस बारे में। तो ये जो 2 इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं इनके नाम क्या है भाई? कौन बताएगा? ऊपर वाली जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के बीच में एक लाइन है जिसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर और नीचे 2 इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं जिन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां पर आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि ये जो इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती है ये कहां पे बनाई जाती है? 23 डिग्री 5 मिनट और इधर भी 23 डिग्री 5 मिनट पे बनाई जाती है। ठीक है, 23 डिग्री 5 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट। अब देखो हमें क्या याद रखना है कि ट्रॉपिक रीजन कौन सा है? ये जो इसके अंदर वाला रीजन है ना बेटा, ये जो इसके अंदर वाला ये जो रीजन है, दोनों इमेजिनरी, यानी ये इमेजिनरी लाइन होगी और ये इमेजिनरी लाइन होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो ये एरिया है ना, यहां पर सबसे ज्यादा सनलाइट होती है, क्योंकि इधर तो आपको पता है यहां पे भी पोल आ जाते हैं
और इधर भी क्या आ जाता है, पोल आ जाता है, और पोल्स के ऊपर तो भाई बर्फ ही बर्फ है, हमें सबको पता है, ठीक है। तो बीच वाला जो ये एरिया है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इतने इतने एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक एरिया। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक एरिया। और यहां पर हमें सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। इसीलिए इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, बार बार ये टर्म आएगी, ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक रीजन। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रॉपिक रीजन कौन सा हुआ बेटा, कि ये जो एरिया जितना मैंने ये कवर किया है, इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिक रीजन, और यहां पर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है। आप लोगों के देखो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता होता है बच्चे, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी आपको कहां पे देखने को मिलती है, तो आप क्या आंसर दोगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। शायद ये आप लोगों के एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी देखने को कहां पे मिलती है, तो क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डायवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। थर्ड टाइप की अपनी क्या है, डायवर्सिटी है, वो है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। कौन सी है, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी के अंदर देखो अपन ने चैप्टर किया है इकोसिस्टम, मैंने आपको करवा दिया है इकोसिस्टम चैप्टर। इकोसिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे इकोसिस्टम पढ़े हैं, बहुत सारे हमने क्या पढ़े हैं, इकोसिस्टम पढ़े हैं। तो इकोलॉजिकल डायवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यानी हमने डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा है, वहां पर अलग टाइप का हमें क्या है, एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, है ना। डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ा है ना। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा है, लैंड इकोसिस्टम पढ़ा है। तो अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। जैसे देखो हम अगर एग्जांपल लें, क्या एग्जांपल लें, डेजर्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल लो बेटा। डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कैक्टस होगा प्लांट, क्या होगा, कैक्टस होगा, है ना। वहां पर अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स कौन से होंगे, एनिमल आप सबको पता है कौन से होंगे, कैमल होगा, और क्या होगा, कंगारू रैट होता है ना। तो ये कहां पे मिलते हैं, डेजर्टी एरिया के हो गए। तो यहाँ पे देखो अपने को प्लांट भी अलग मिला है और एनिमल भी अलग मिला है। अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें, किसकी बात करें, लैंड इकोसिस्टम की बात करें, लैंड इकोसिस्टम की अगर बात करोगे तो वहां पे लैंड इकोसिस्टम में आपको प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हमें प्लांट्स पता है, बहुत सारे ग्रासेस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्लांट्स होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करोगे तो काऊ है, बफलो है, गोट है ना, बहुत सारे अलग एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट अलग होंगे। तो इसे बोलते हैं बेटा इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के हैं। क्या है, इकोसिस्टम है वो अलग अलग टाइप के हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम टॉपिक करते हैं पाई चार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये पाई चार्ट आए हुए हैं बेटा, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में ये पाई चार्ट्स आए हुए हैं। ये पाई चार्ट देखो, 3 पाई चार्ट है, तीनों के तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हर बार, ठीक है, हर बार। जैसे यहाँ पे ये पाई चार्ट एक्चुअली क्या बता रहे हैं, ग्राफ के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया गया है कि अर्थ के ऊपर कहां कहां कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स का पाई चार्ट दिया हुआ है। किस किस का पाई चार्ट दिया हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स, यानी एनिमल्स हैं। देखिए भाई, इन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को, इन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेटा। कौन सी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है,
वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और प्लांट्स को एक कैटेगरी में रख दिया। तो इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट, वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट दिया हुआ है और प्लांट्स का पाई चार्ट दिया हुआ है। देखो इस पाई चार्ट के अंदर क्या इंडिकेट किया जा रहा है, इस पाई चार्ट के अंदर क्या इंडिकेट किया जा रहा है, ये आपको यहां पे क्या शो किया हुआ है, एक चार्ट, इसके अंदर यहां पे आपको ये क्या शो किया हुआ है, ये शो किया हुआ है कि कितने एरिया के अंदर कौन सी चीज मिल रही है। ठीक है, तो भाई इन वर्टिब्रेट्स के अंदर इन्होंने किस किस को डिवाइड किया है, अदर एनिमल्स ग्रुप, क्रस्टेशियंस, मोलस्क और इंसेक्ट। तो इस डायग्राम में आपको क्या पता लग रहा है बेटा कि मैक्सिमम एरिया किसका है, इंसेक्ट का है। मैक्सिमम एरिया किसका है, इंसेक्ट का है। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ी होगी, क्या पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बेटा, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, हम क्या पढ़ते हैं, लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि अर्थ का ये एक अर्थ बना रखी है, ये मान लो ये क्या बना रखी है, एक अर्थ बना रखी है। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम एरिया में क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसीलिए तो इसको लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटे कि लार्जेस्ट फाइलम का नाम बताइए, लार्जेस्ट फाइलम का नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया में क्या है, इंसेक्ट है। उसके बाद में उससे कम क्या है, मोलस्क है। मोलस्क से कम क्या है, क्रस्टेशियंस है। और ये क्या है, अदर एनिमल ग्रुप है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, इस तरीके से आपको यूं पाई चार्ट बना के दे देंगे और यहाँ पे ऐसे यूं डिजाइन बना के दे दिया, यूं दे दिया, आपको कहेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस दिए होंगे वो आपको मैच करना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या दिया हुआ है, देखो वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर क्या है, बैकबोन, हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इधर तो देखो बेटा, अब पहले आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट लिया, क्या करना है, एक पाई चार्ट लिया और इस पाई चार्ट को बीच में से आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। इधर वाला क्या है, फिशेस, यानी आधा पार्ट तो है मछलियों का, आधा पार्ट किसका है, मछलियों का। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहेंगे, देखो भाई अगर आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि भाई अर्थ पे हम क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा पानी है, यानी फिशेस सबसे ज्यादा होंगी। उसके बाद में आपने बीच में से इसके 3 पार्ट्स कर देने हैं। इसमें देखो बर्ड्स वाला है और रेप्टाइल्स वाला है, ये तो बेटा है लार्ज। ठीक है, मैमल्स और एम्फीबियंस, ये बर्ड्स और रेप्टाइल से थोड़े छोटे हैं। एक चीज और याद रखनी है आपको कि जहां पर ये लिखा हुआ है ना, आपको वहीं पे लिखना है। ठीक है, यानी मैमल्स अगर यहां लिखे हुए हैं तो मैमल्स आप अपनी मर्जी से यहां पे नहीं लिख सकते, या अपनी मर्जी से यहां नहीं लिख सकते। मैमल्स मैमल्स की जगह पे आएगा, बर्ड्स यहां पे ही आएंगे, यानी ये वाला जो एरिया ये बर्ड्स का है, ये किसका है, रेप्टाइल्स का है, तो रेप्टाइल्स का रहेगा। ठीक है, और ये किसका है, एम्फीबियंस का है, ये किसका है, एम्फीबियंस का है, तो एम्फीबियंस का ही रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इनवर्टिब्रेट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, अब रह गए भाई प्लांट्स। प्लांट्स में देखो ये पाई चार्ट है, इसमें क्या है, इधर तो भाई ये फंजाई है, ये पूरा एरिया किसका है, फंजाई का है, ये तो पूरा एरिया किसका है, फंजाई का है। और इधर क्या है, एंजियोस्पर्म्स, इधर क्या शो किए हैं, एंजियोस्पर्म्स शो किए हैं। अब देखो बेटा, बीच में आपको क्या करना है, इस तरीके से पार्टीशन कर ली, इस तरीके से पार्टीशन कर ली और बीच में एक लाइन और खींच ली ऐसे। ठीक है, अब इन एरियाज को हमें देखना है।
क्या याद रखना है, देखो यहां पर दो बॉक्स है, पर्पल वाला और क्या है, एक लाइट ब्लू सा है। जो पर्पल वाला है ये है मॉस, ये क्या है मॉस, और इधर वाले क्या है फर्न है। ठीक है, एक क्या है मॉस है और एक क्या है फर्न है। ये क्या है फंजाई है, ये क्या है एंजियोस्पर्म्स है। अब इधर देखो, ये जो बॉक्स है इसके अंदर पिंक वाला लार्ज है और येलो वाला थोड़ा सा है, तो ये क्या हुए बेटा एल्गी और ये क्या हुए लाइकेन। ठीक है, क्या हुए एल्गी और लाइकेन्स। समझ में आ गया भाई। इन चार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है कि कहां पे कौन सा पार्ट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई, नेक्स्ट बायोडायवर्सिटी के अंदर अपने क्या है, ये वाला देखिए, ये क्या दिया हुआ है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये क्या दिया हुआ है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये अपना आ गया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देखो भाई स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, आपको ये ग्राफ प्रिपेयर करना है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के अंदर आपको क्या बताना है ग्राफ। देखो इस ग्राफ के अंदर क्या शो किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूं। यहां पर ये बताया गया है कि जैसे जैसे स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया अगर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई यहां पर क्या शो किया गया है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इस ग्राफ में ये शो किया है। इधर देखो बेटा क्या शो किया गया है, इधर शो किया गया है एरिया, इधर शो किया है स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, एक तरफ क्या है एरिया है और एक तरफ क्या है, ये एरिया दिखा रखा है, ये स्पीसीज रिचनेस। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम किस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो हम किसी एक एरिया को चूज कर लें, अपने इसी एरिया को चूज कर लो और हम बर्ड्स को काउंट करना शुरू कर दें या फिर एनिमल्स को काउंट करना शुरू कर दें, तो हम क्या देखेंगे भी यहाँ पर, यहाँ से हम निकले तो पहले हमें 2 डॉगी मिल गए, फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें काऊ मिल गई, काऊ मिलने के बाद थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक हॉर्स मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे गए तो हमें एक गोट मिल गई, थोड़ा सा और आगे गए तो फिर से हमें काऊ मिल गई। यानी कि पहले तो क्या होता है, देखो बेटा ये वाला ग्राफ बता रही हूं, हमने छोटा एरिया चूज किया है। पहले तो क्या होता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद ये क्या है कांस्टेंट हो जाती है, फिर रिपीट होने लग जाएगी। तो ये ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है कि ये ग्राफ किस लिए है भाई, ये इक्वेशन क्या है s इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है s इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड। देखो यहां पर जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ रही है, मतलब यहां तक बढ़ रही है ये मान लो, उसके बाद में क्या है रिपीट होने लगी, यानी कांस्टेंट सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपको घबराना नहीं है कि भाई ये क्या इक्वेशन है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं आता।
सिर्फ आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है। एस यहां पर क्या है बेटा, लिख लो, ठीक है। एस यहां पर क्या है, स्पीसीज रिचनेस। सी यहां पे क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है भी, मान लो कोई लाइन है वो इसको कट करती है, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते होते हैं इंटरसेप्ट वगैरह ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कुछ इस टाइप से होता है। तो आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा इस पे न्यूमेरिकल आना है आपसे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्या, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला ग्राफ होता है ये। कौन सा ग्राफ होता है, हाइपरबोला ग्राफ होता है। और दूसरा लॉग स्केल पे इसकी क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। और या फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, किसने दिया था, ठीक है, वो हम लिख लेंगे। बस ये आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते। तो यहां पर सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, ए क्या है, एरिया, और जेड क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि ये ग्राफ किस तरीके से जा रहा है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि ये ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ए क्या है, एरिया, जेड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। तो भाई ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो अपन ने ग्राफ किया है, ये क्या है, स्मॉल एरिया के लिए है, छोटे एरिया के लिए। यानी मान लो हमने बठिंडा चूज कर लिया, बस वहीं के लिए, ठीक है। ये कहां के लिए है, ये स्मॉल एरिया के लिए है ये ग्राफ, स्मॉल एरिया। अगर अब हम क्या है, लार्ज एरिया चूज कर लें, अगर हम क्या है, लार्ज एरिया चूज कर लें, लार्ज एरिया का मतलब क्या है भाई, आप इंडिया की बात करो या एशिया की बात करो, भी एरिया बड़ा कर लिया, तो भाई आपको ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। आपको ग्राफ क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप क्या है, इंडिया में, एशिया में, कहीं पर भी चले जाओ, आपको अलग अलग टाइप के क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ इकट्ठे देने का मतलब है, ये स्मॉल एरिया के लिए, ये लार्ज एरिया के लिए, इसे लॉग स्केल पे शो किया गया है। इसे क्या बोलते हैं, लॉग स्केल। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे क्या बोलते हैं, लॉग स्केल बोलते हैं, जो लार्ज एरिया के लिए ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसी इक्वेशन से आप बना सकते हो, log s, यानी इस s के आगे हमने log लगा दिया, इज इक्वल टू log c के आगे log लगा दिया, प्लस जब भी पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, वो अपन मैथ्स में पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो z पावर आगे लिख दी, z log a। समझ में आया। ये इक्वेशन भी आपसे डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की इक्वेशन लिखिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। ये क्या है, लार्ज एरिया के लिए है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, log लगाते जाओ, ओके। और ये सिंपल है, इसी से आप बना सकते हो, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ये लार्ज एरिया के लिए, ये स्मॉल एरिया के लिए, ओके। इस ग्राफ का नाम, ग्राफ सबको समझ में आ गया, ठीक है। इस ग्राफ का नाम लिखेंगे बेटा, क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे यूं क्वेश्चन आ जाता है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो ग्राफ आता है, हमें जो ग्राफ मिलता है उस ग्राफ का नाम क्या है, ठीक है। आपसे जो ग्राफ पूछा जाता है उस ग्राफ का नाम क्या है, तो क्या लिखोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला,
क्या ग्राफ होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ इस ग्राफ को बोला जाता है। ओके, एक और यहां पे लिखेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में किसने बताया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिसने क्या है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताई थी। ये जर्मन का रहने वाला था। इसने कहां पे स्टडी की थी? साउथ अमेरिका के जंगलों में। इसने स्टडी कहां की थी? भाई जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। इसने ये स्टडी कहां पे की थी? क्या लिखोगे? साउथ अमेरिका जंगल। कहां पे? साउथ अमेरिका के जंगलों में इसने स्टडी की थी कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इस स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में एक जेड की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, जेड की यहां पे आपको 3 वैल्यू याद करनी है बेटा। एक तो जेड की वैल्यू है स्मॉल एरिया के लिए और एक जेड की वैल्यू है लार्ज एरिया के लिए और एक जेड की वैल्यू है फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस कौन होते हैं? फ्रूट ईटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओ बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इन 3 जेड की वैल्यूज आप लोगों ने लर्न करनी है। किस किस की? जेड की वैल्यू स्मॉल एरिया के अंदर क्या होगी, जेड की वैल्यू लार्ज एरिया के अंदर क्या होगी और जेड की वैल्यू फ्रूगीवोरस के लिए। फ्रूगीवोरस के अंदर कौन आते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स। फ्रूट ईटिंग, फ्रूगीवोरस का मतलब क्या होता है? फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो जेड की वैल्यू स्मॉल एरिया के लिए यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ के लिए होती है 0.1 से 0.2, 0.1 टू 0.2 होती है। ठीक है, लार्ज एरिया के लिए क्या होगी? 1.2 से 1.2 टू 1.15। ठीक है, 1.2 से 1.15 सॉरी ये 1.15 है ये फ्रूगीवोरस के लिए, 0.1 टू 0.2, 1.2 तक लार्ज के लिए है। फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग के लिए लिखोगे आप 1.15। ठीक है, क्या होगी? 1.15 फ्रूगीवोरस के लिए। तो ये तीनों आपको जेड की वैल्यू याद रखनी है, स्मॉल एरिया के लिए, लार्ज एरिया के लिए और फ्रूगीवोरस के लिए। किसी की भी जेड की वैल्यू आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्लोप ऑफ लाइन के लिए एक वैल्यू दी है, अभी इतना ग्राफ मुड़ेगा। ठीक है, तो जेड की स्मॉल एरिया के लिए 0.1 से 0.2, लार्ज के लिए 0.6 से 1.2 तक होती है और फ्रूगीवोरस में 1.15 तक होती है। तो ये आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है ये भी क्या है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके।